हेलो दोस्तों, आई एम सी प्रवीण गुलचा, डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रायपुर। सीए फाउंडेशन सितंबर 24 का जो रिजल्ट आया उसमें अकाउंट्स में ये तीनों बच्चों ने 80 मार्क्स स्कोर किए। तो बेटा पहले बहुत बहुत बधाई। भव्या अग्रवाल, साक्षी बलोटा और आयुष। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि इन लोगों ने 80 मार्क्स जो स्कोर किए और इस बार सीए फाउंडेशन का रिजल्ट भी टफ था, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जब क्लासेस चल रही थी उस समय कैसे तैयारी किया, पीएल में इन्होंने किन बातों को ध्यान में रखा और फाइनली जो एग्ज़ाम इन्होंने दिया उस समय किन बातों को ध्यान रखा। तो बेटा आपका जो इंटरव्यू है ये काफ़ी लोगों के लिए मोटिवेशन बनेगा। तो सबसे पहले ये बताओ, जब जब हमारी क्लासेस चलती है, जैसे जो बच्चे अभी जून की तैयारी कर रहे हैं तो अभी उनकी क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो ड्यूरिंग क्लासेस अकाउंट्स में किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है? जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो जिनसे आपको लगा कि आपको फ़ायदा मिला एग्ज़ाम में, वो शेयर कीजिएगा। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच। तो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग क्लास जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ाते हो तो चैप्टर एक बार घर जाके उसको जस्ट गो थ्रू कर लेना, और जो होमवर्क जो आप देते हो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। उससे क्या है, पूरे जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो पूरा समराइज़ हो जाता है, जिससे एक बार वो सेकेंडरी मेमोरी में एक बार बैठ जाता है, जिससे अगली बार जब भी अपन उसको रिवाइज़ करने बैठेंगे तो वो हमारा बहुत क्विकली रिवाइज़ हो जाएगा। वो बहुत हेल्पफुल रहता है। ओके, मतलब कुल मिला के अकाउंट में प्रैक्टिस के लिए होमवर्क करना जरूरी है, करेक्ट? यस। क्लास में भले अच्छे से समझ भी आ जाए लेकिन उसके बाद भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। अच्छा बेटा ये बताओ, जैसे क्लासेस में वीकली टेस्ट होते थे अपने यहाँ, हर वीक में एक सब्जेक्ट होता था, तो वीकली टेस्ट का आपको क्या बेनिफिट मिला बताइए? वीकली टेस्ट देने से एक तो हमारा डर निकलता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम घर में प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ऊपर ऊपर से लगता है कि हमारा हो गया, पर जब हम एग्ज़ाम फेस करते हैं तो वो प्रेशर के कारण तब पता चलता है रियलिटी कि हम एग्ज़ाम लिख भी पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वीकली टेस्ट अटेंड करो, आपको रियलिटी चेक मिल जाता है। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कंपटीशन की फीलिंग भी आती होगी। हाँ, कि आपका कोई साथी है उसने अच्छा स्कोर कर लिया तो बिल्कुल बिल्कुल। अगली बार अपनी भी इच्छा होती है कि हमको ज़्यादा स्कोर हाँ, करना वो है। जो टॉप 10 वाला है, मेरे को वो फर्स्ट डे से था कि हाँ मुझे टॉप 10 में आना है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम अकाउंट्स में नहीं आ पाई थी, तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था उस चीज़ का कि हाँ मेरी फ़ोटो नहीं आ रही, मेरे को अवार्ड नहीं मिल रहा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत हेल्पफुल है वो। मतलब एक मेरे को आपकी बात से लग रहा है कि वीकली टेस्ट में आपका जो माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि कैसे भी मेरे को टॉप 10 में पहुंचना बिल्कुल। है ना, वो एक जिद होनी चाहिए हाँ, अंदर। वो होना चाहिए। बेटा साक्षी, आपको क्या लग रहा है वीकली टेस्ट के बारे में? और या जो भी, मतलब जब हम तैयारी कर रहे होते हैं क्लासेस, तो उस समय क्या आपका एक्सपीरियंस रहा अकाउंट्स में जो आपको हेल्प किया होगा? क्लास में तो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि पहले तो ध्यान दे के पढ़ना एकदम ज़्यादा। और होता है जब अपन क्लास में सारे क्वेश्चंस करते हैं जो क्लास वर्क के रहते हैं, पहले 2-3 क्वेश्चंस आराम से करो ताकि समझ आ पाए कि कैसे चल रहा है, कैसे नहीं, क्या क्या अलग करना चाहिए। और फिर जैसे क्लास में तो आप सबके अकॉर्डिंग करवाते हो, उसके बाद चौथे 5वें क्वेश्चन से एक स्पीड पकड़ लेनी चाहिए ताकि आगे के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहे, आगे भी हम स्पीड में आ पाएँ। और दूसरा ये कि जब आप क्लास में पढ़ाते हो तब बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट नोट्स बनवाते हो। वही कॉपी में हम अगर क्वेश्चन भी सॉल्व करें, वही कॉपी में कंसेप्ट भी देखें लिखें, तो बहुत ज़्यादा एक घच चीज़ हो सकता है। तो एक कंसेप्ट नोट्स के लिए अलग से कॉपी खुद बनाना, ताकि जब लास्ट टाइम रिवीजन हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट तब के लिए, लास्ट टाइम रिवीजन आप जब करें तब उस कॉपी को पलटाएं ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद आप क्लास में जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मार्क करवाते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही था। एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन 2 आए हैं हमारे, तो जो जो आपने मार्क करवाए थे। तो क्लास में ये सारी चीज़ें मेन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद घर जाके आपका शुरू होता है कि आप खुद कैसे पढ़ोगे। तो वीकली टेस्ट के लिए तो ऐसा एक स्केड्यूल बना दो कि रोज़ रोज़ वीकली टेस्ट के हिसाब से पढ़ना, ताकि वीकली टेस्ट के साथ साथ हमारे मेन एग्ज़ाम की भी तैयारी हो, अलग से कुछ ना करना पड़े। सब चीज़ साथ में चलेगा, एक एक तौर से चलेगा, डिवीज़न के हिसाब से चलेगा, तो मेन एग्ज़ाम में प्रेशराइज नहीं फील होगा। ओके, मतलब कुल मिला के जो साक्षी आप बोल रहे हो कि डेली बेसिस पे जो भी अपन पढ़ते हैं तो उसका एक कॉपी, समरी कॉपी बनाओ ताकि दिमाग में रहे कि पीएल में हमको काम आ जाएगी वो। ओके, चलो बेटा, अब ये वीकली टेस्ट हो गए। अब मेरे को ये बताओ, जैसे खासकर क्या होता है वीकली जब क्लासेस चलती है तब तो एक इन्वायरमेंट रहता है, सब दोस्त यार रहते हैं, टीचर्स का सपोर्ट रहता है। तो पीएल में आपकी जर्नी कैसे रही? पीएल में आपने
अकाउंट्स को कैसे टेकअप किया, क्योंकि मान लीजिए एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन है ना, तो पीएल में क्या पूरे 10 क्वेश्चन बनाने चाहिए या 10 में आप सेलेक्टिव करते हो कि ये मेरे को 2 क्वेश्चन बनाने हैं, बाकी को मैं जस्ट देख लूँ? तो पीएल में आपने कैसे तैयारी किया, बताइए। पीएल में हम जब नॉर्मल क्लासेस अटेंड करते हैं तो हम जो सिलेक्शन करते हैं क्वेश्चंस का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर में चलो 4-5 क्वेश्चंस ही हैं, बट कुछ में बहुत ज़्यादा होता है, तो सबको करना तो पॉसिबल नहीं होता है और सबके अलग अलग वीक पॉइंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, तो आप क्लास के टाइम पे उनको अलग कर लो ताकि पीएल में सिर्फ उनको देख लो। मेरे लिए कोई टॉपिक ईजी हो सकता है, वो किसी और के लिए शायद ना हो, तो आप अपने वीक पॉइंट को देखो और उसको पीएल में ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि एकदम एग्ज़ाम से पहले ही आपका इजी टॉपिक तो आप कर भी लोगे, उसमें आपको कॉन्फिडेंस है। जो नया है, जो वीक है, उसको पहले अच्छे से करो, तो पीएल में उस पर फोकस करना। और मैंने पीएल में स्टार्टिंग के कुछ डेज़ वेस्ट किए और इनफैक्ट पीएल लगने से पहले मैंने कुछ टाइम वेस्ट किया, वो प्रेशर के कारण हैंडल नहीं हो रहा था। एक बार ये थॉट भी आ गया कि पता नहीं होगा भी कि नहीं, तो किसी से कंसल्ट करना, बात करना, अपने तक मत रखना। वो बोल दोगे तो वो एक बार बात किसी को बोल देते हैं तो मन हल्का हो जाएगा, फिर फ्रेश स्टार्ट करना। और ये सबको मेरे को लगता है कि सबके साथ ही ऐसा होता होगा कि वो प्रेशर फ़ील हो रहा है। जब हमें वो प्रेशर आता है ना, तो हमें लगता है कि सिर्फ हमें ही लग रहा है, हमसे ही नहीं हो रहा, पर वो सबके साथ ही होता है कहीं ना कहीं। आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा, तो इसलिए बात करना और ये मत सोचना कि वो प्रेशर हमें ही आ रहा है, हमसे ही नहीं हो रहा। सबके साथ यही चीज़ होती है। बता बेटा आयुष, आपका पीएल में आपका कैसा? अच्छा ये बताओ, जैसे पीएल में एक और पॉइंट देता हूँ, जैसे हम लोग अपने कांटेक्ट नंबर देते हैं आप लोग को कि अगर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी, चाहे वो पर्सनल मैटर हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड मैटर हो, तो हम एक कांटेक्ट नंबर देते हैं जिसके थ्रू आप हम लोग से भी टच में रह सकते हो। तो पीएल में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर मुझे पर्सनली लगता है कि पीएल पूरे सीए की जर्नी को मेक या ब्रेक कर सकता है। वो 2 महीने, 1.5 महीने, 1 महीने, वही आपके 4, 5, 6 महीने की पूरी मेहनत को सम अप करता है, डिसाइड करता है। मैंने पर्सनली पीएल के 10-15 दिन वेस्ट किए थे, जिसका मुझे भुगतान लास्ट के 20 दिनों में करना पड़ा था। तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। एक्सेल से आपको एक पूरा पीएल का प्लान मिलता है, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, और ऊपर से जैसे कि सर ने कहा, सारे फैकल्टीज़ के नंबर भी मिलते हैं। तो मैंने पर्सनली बीएल सर को, प्रवीण सर को बहुत बार रीच आउट भी किया है, और इसमें हेजिटेशन की कोई बात ही नहीं है, और वो भी बहुत खुशी से आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो जैसे कि भव्या ने कहा, अपने डाउट मत रखना, शेयर करना फैकल्टीज से। और स्टार्टिंग से ही पीएल के डे 1 को ये मत सोचना कि अब 1 दिन है, 2 दिन है, आराम कर लेते हैं। वो डे 1 से आप लग जाना, तभी आप एंड तक अपनी पूरी प्रिपरेशन को सम अप कर पाओगे। ओके, तो कुल मिला के ना आप लोग से बात करके एक चीज़ समझ आ रही है कि किसी भी बच्चे को आइसोलेट नहीं रहना चाहिए, मतलब पीएल में एकदम अकेला नहीं रहना चाहिए। चाहे 2-3 दोस्तों के संपर्क में रहें, या वो नहीं है तो कम से कम टीचर से संपर्क में रहें, है ना? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी बहुत तकलीफ बड़ी लग रही है और हम लोग के लिए ऐसा चुटकी में हम उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। अच्छा बेटा ये बताओ, जैसे अकाउंट्स में कितने रिवीजन करने पड़ते होंगे? मतलब आप लोग ने पीएल में कितनी बार रिवीजन किया? मतलब कुछ ऐसा प्लानिंग किया कि 2 बार रिवीजन किया एग्ज़ाम के देने के पहले? फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो 12 से बहुत हद तक सिमिलर है। रफली 30 to 40% सिलेबस न्यू है, लेकिन जिसका भी 12th का बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ये 40% सिलेबस भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ एकदम ही नया नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा, अगर आपका 12th का बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप मिनिमल एफर्ट के साथ भी अकाउंट्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम्प्लीटली न्यू है, तो उसमें एक स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा फोकस जाता है। लेकिन अकाउंट्स, अगर आपका 12th का बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको इजीली ओवरकम कर सकते हो। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ढील दे दी तो यहाँ 12 जैसी मार्किंग स्कीम तो रहती नहीं है, तो आपके मार्क्स इसमें बहुत कम हो सकते हैं। और आप अकाउंट्स को एग्रीगेट बनाने के लिए एज अ सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, जिसमें आपके अच्छा खासा एग्रीगेट में मार्क्स बन सकता है, जिससे अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट भी है तो वो कवर अप कर ले उसके लिए। जो बच्चे 11th-12th वाले हैं वो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो आप 11th-12th के अकाउंट्स को अच्छा करेंगे तो आपको सीए फाउंडेशन में फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को लग रही है आप जो बोल रहे हैं। अच्छा अब ये बताओ कि जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम डे आ गया, तो उसके पहले एक दिन में रिवीजन कैसे किया आप लोगों ने अकाउंट्स का? और एग्ज़ाम जब लिखने बैठते हैं अपन,
तो होता ना कि उस समय प्लानिंग क्या थी, 15 मिनट मिलता है टाइम, तो वो 15 मिनट का क्या यूज़, कैसे यूज़ किया आप लोगों ने? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। प्रवीण सर ने एक्चुअली अपने रेक्टिफिकेशन और बीआरएस, ये जो टॉपिक है फाउंडेशन के, उनके 2-3 साल पहले वीडियो डाल रखे। मैंने वो दोनों प्लेलिस्ट को 2 से 3 बार देखा। अगर आप वो एक भी बार देख लेते हो, सर के लेक्चर्स अटेंड कर लेते हो, और वो 2 से 3 वीडियो जो है रेक्टिफिकेशन, बीआरएस और भी टॉपिक है, देख लेते हो, उसके बाद आपको, मेरा पर्सनली मानना है कि करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपने बोला अब की बार हो गया तो कभी जीवन में भूल के नहीं भूलोगे, ऐसा ही कुछ था शायद वीडियो में। तो पर्सनली मुझे, और रेक्टिफिकेशन और बीआरएस फाउंडेशन का एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव सेक्शन है, जिसमें आप इजीली वो टॉपिक्स करके 10 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। तो ये है। और लास्ट में आप अपनी प्लानिंग को कंसाइज करते जाना, और लास्ट के दिन आप रिवीजन करना। और एक्सेल के जो नोट्स होते हैं उनमें एक खास बात है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो नेचुरली बोल्ड में रहते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को ज़्यादा वेटेज देना, उनको पहले करना, और टॉपिक्स निपटाने की कोशिश करना। एक ही चैप्टर में फंस गए तो फंसे मत रहना, मेक कॉम्प्रोमाइजेस, मूव अहेड। अच्छा ये बताओ, कोई एग्ज़ाम में ऐसा हुआ कि जब कोई क्वेश्चन है उसमें फंस गए? कई बार होता है ना, फंस गए तो पता चला कि एकदम दिमाग बंद हो गया, तो ऐसा कहीं फंसे थे और उससे कैसे ओवरकम किए? मेरी एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट टैली नहीं हुई थी और टाइम का हमारे पास शॉर्टेज रहता है, तो उसको छोड़ा एक बार। हमें तुरंत की तुरंत इतना जल्दी पता नहीं चलता, 5 मिनट दो कि, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन दिमाग में रहता है, तो एनालाइज करो। आपको आपकी मिस्टेक मिलती है तो ठीक है, वरना आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। और एक और चीज़, वर्किंग नोट्स पे ध्यान देना। जैसे हम 11th-12th से आए हैं, तो 11th-12th में वर्किंग नोट्स के मार्क्स नहीं होते, वो सब रफ़ में होता है। तो 11th-12th में वर्किंग नोट्स नहीं किए, सब कुछ रफ़ में कैलकुलेट किया, बट यहाँ पे वर्किंग नोट्स के मार्क्स होंगे। स्टार्टिंग में वो बनाए नहीं, तो लास्ट में वो हमें रहता ही है कि हम कर पाएंगे कि नहीं वर्किंग नोट्स, तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट डे पे जब आपने पूछा, आप हमें थ्योरी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो एकदम लास्ट मोमेंट पे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं कर सकते, तो उस वक्त आप थ्योरी क्वेश्चंस देख लो, ट्रू फॉल्स देख लो, तो आपको एक आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ऐसा ऐसा हमने पढ़ा था, तो आप रिसेंटली पढ़ा हुआ लिख पाओगे एग्ज़ाम से जस्ट पहले। अच्छा, जो 15 मिनट का टाइम मिला होगा आप लोग को पढ़ने के लिए, 15 मिनट का टाइम मिलता है, उसको कैसे यूज़ किया बेटा? पहले तो एक क्वेश्चन ऐसा हमारा आता है जिसको हमें अटेम्प्ट नहीं करना है, 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वो 15 मिनट में सबसे पहले वो हटाया कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। वो वाला एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि बीच में करने जाओगे तो फिर और ज़्यादा ऐसा लगेगा कि टाइम कम हो रहा है। उसके बाद ट्रू फॉल्स में गए सीधे, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम बिताना इज़ नॉट गुड थिंग। तो ट्रू फॉल्स को वहाँ पे पूरा देख लिया कि कौन सा हो सकता है, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, उसको वहीं पे कर दिया ऐसे। उसके बाद 5 मिनट बच जाता है स्टिल। उसके बाद सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो जो सबसे ज़्यादा तुमसे ऐसा है कि तुमसे वो बन ही जाएगा, उस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करो। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन निकालो जो बन भी सकते हैं, और उसमें एक क्वेश्चन होगा जो ऐसा जो नहीं बनेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन वो, और लास्ट में वो वाला जिसमें तुमको डाउट है कि वो अच्छे से बनेगा या नहीं बनेगा। ये वाले एनालिसिस में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम रहता है, और एग्ज़ाम प्रेशर उस टाइम जो लगता है वो सबसे अलग होता है, इसीलिए बस वही। करेक्ट। अच्छा, फॉर्मेट्स वगैरह को ध्यान दिए क्या आप लोग ने? जैसे होता है ना, लाइन प्रॉपर खींचना, या जो जनरल एंट्रीज वगैरह रहती है उसमें नरेशन डालना, वो आप लोग ने कैसे किया? कई लोग को डाउट रहता है कि सर फॉर्मेट खींचना चाहिए नहीं खींचना चाहिए, है ना, नरेशन डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, आप लोगों ने क्या किया? अगर तुमको लग रहा है कि एग्ज़ाम में तुम्हारी स्पीड अच्छी है तो फॉर्मेट पे ध्यान दो, वरना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा सॉल्व करना। फॉर्मेट तो फिर होते रहेगा, उसके ज़्यादा मार्क्स भी नहीं होते इतने जितना क्वेश्चन सॉल्व करने पे मिलेंगे। मेरा ये एनालिसिस था। अच्छा बेटा, आपने पेपर मंगाया, आपने एनालिसिस किया इस बारे में कि इंस्टीट्यूट के मार्किंग स्कीम के बारे में क्या लगा आपको, फॉर्मेट्स और नरेशन के बारे में? सर मैंने अटेम्प्ट पूरा 100 मार्क का किया था, और फॉर्मेट का मेरा ये कहना है कि जो अपन प्रैक्टिस करते हैं, फॉर्मेट एक ऐसी चीज़ है जो अलग से बनानी नहीं पड़ती, वो नेचुरली आ जाती है। और सीए में आने के बाद वर्किंग नोट्स भी ऐसी चीज़ है जो नेचुरली बनते जाती है। अगर अब क्वांटम ऑफ जो हमारे क्वेश्चन है, जो अगर रिवीजन जितने ज़्यादा करेंगे वो नेचुरली अपने पास वो स्किल आती रहेगी। और मैंने हर क्वेश्चन में फॉर्मेट प्रॉपर रखने की कोशिश की। नरेशन भी मैंने, जैसे आपने बोला, सिंपल शॉर्ट कंसाइज रखा, बस जो बेसिक डिस्क्रिप्शन देते हैं जर्नल एंट्री का वो लिखा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। और वर्किंग नोट्स में भी पूरा ध्यान दिया। तो सर फॉर्मेट और वर्किंग नोट्स मैंने अच्छे से बनाए थे, और इंस्टीट्यूट ने भी मार्क्स दिए हैं। लेकिन ट्रू फॉल्स में ये कहना चाहूँगा कि मैंने रफली हाफ पेज एक ट्रू फॉल्स को अलॉट किए थे।
फिर भी मुझे 1.5 मिला। तो ट्रू फॉल्स ऐसा नहीं है कि कोई सोचा कि 2-3 लाइन में अपन उसको सम अप कर देंगे, वो नहीं होगा। आपको मिनिमम हाफ पेज रफली वो स्टैंडर्ड मान के चलो कि आपको उतना लिखना ही है। और ट्रू फॉल्स 15 मिनट्स का जैसे सर ने कहा कि क्या डिसाइड हो, तो 15 मिनट्स में ट्रू फॉल्स आप जितने जल्दी हो सकता है या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा, इसमें बीच का रास्ता नहीं है। तो ट्रू फॉल्स आप सबसे पहले डिसाइड करो और पेपर में सबसे पहले आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करना, फिर आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ना। ओके अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे जब पीएल में ऐसी कोई चीज़ जो आप लोग ने गलती की हो और आप व्यूअर्स को बोलना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ आप लोग मत करना, क्योंकि होता है ना, हम सब ह्यूमन बीइंग है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हमारे से भी रह जाती है। तो पीएल में और क्या अच्छा कर सकते थे, या पीएल में ये बता दो कि पीएल में किन बातों को बच्चों को ध्यान रखना चाहिए? पीएल में जैसे कुछ टॉपिक्स अब हमें शेड्यूल मिला तो स्टार्टिंग के डेज़ मैंने उसे फॉलो करने का ट्राई किया। कुछ टॉपिक्स इजी थे, जैसे शेयर्स का पार्ट था वो मेरे लिए इजी था, तो मेरा जल्दी हो जाता था, तो मैं वो दिन वेस्ट कर देती थी। फिर जैसे अब अगर हमें 8 आवर्स का स्टडी का टाइम अलॉट हुआ है, मेरा 6 आवर्स में हो गया, तो मैं बाकी वो 2 आवर्स स्टार्टिंग में यूटिलाइज़ नहीं किए। एंड स्टार्टिंग क्या वो थ्रू आउट मैंने यूटिलाइज़ नहीं किया, वो वहाँ पे ढील छोड़ दी, तो वो गलती की। मुझे खुद को लगता है कि हाँ, अगर वो टाइम मैंने यूटिलाइज़ किया होता और मैंने थोड़ा और फोकस किया होता तो शायद इससे और अच्छा रिजल्ट आया होता। तो आपका हो गया है तो ये मत सोचो कि आज का कंप्लीट हो गया तो छोड़ देते हैं, आपको शायद आगे कहीं और टाइम लग जाए। और हमें लगता है कि हो गया, लेकिन वो उतना परफेक्शन चाहिए मार्क्स लाने के लिए, तो फिर आपको और एफर्ट्स देने पड़ेंगे। और एक चीज़ और होता है, जैसे पीएल जो मिलता है 1.5 महीने का, 2 महीने का, जो भी है, तो उसमें नॉर्मल लॉस तो पक्का होता है। मतलब इस पूरी जर्नी में 2-4 दिन ऐसा होता है जब बुक सामने पर पढ़ाई की इच्छा ही नहीं होती। तो कहीं ना कहीं अगर पहले से आप आगे से बढ़ते रहोगे तो 2-3 दिन का बफर रहेगा आपके पास। मैंने ये चीज़ लॉ में ध्यान रखी थी। मेरे को सबसे ज़्यादा डर लॉ का था, क्योंकि ये पूरा न्यू सब्जेक्ट था। तो लॉ में मैंने 2 दिन पहले कंप्लीट किया, जो जैसे कंपनीज़ लॉ था, तो वो मेरे लिए मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। मैंने उसको सबसे लास्ट के लिए छोड़ा। उसके लिए जनरली लोगों को टाइम लगता है, 2 दिन लग जाते हैं, काफ़ी बड़ा लॉ है। मेरा जल्दी हो गया, 1 दिन में हो गया। ऐसे करके जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे वहाँ पे मैंने लॉ में टाइम बचाया, और लॉ को मैंने प्रॉपर तरीके से किया। मतलब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि मैंने ढील छोड़ दी, नहीं, मेरे को उसको रेगुलर करना है, तो वो मैंने किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा वो वीक पॉइंट है, मुझे ये नहीं आता है, तो उसमें मैंने ध्यान दिया था। चलो, काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने बोला। अब कोई भी आपको लगता है कि कोई एक टिप अगर आप लोग को देनी है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको अगर एक टिप देनी है कि जो आपके हिसाब से सबसे बढ़िया चीज़ है जो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए? सर एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, ट्रस्ट। फैकल्टी पे कभी ये मत सोचना कि सही है कि नहीं, आप उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ। डेकेड्स का एक्सपीरियंस होता है, सालों का भी नहीं, डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, और वो आपका गलत कभी नहीं चाहेंगे। और एकदम एग्जॉस्टिव वे में आपकी प्रिपरेशन होगी, और जो वो बोले कर लेना, बस उसको सेकंड थॉट मत देना। मैं यही कहना चाहूँगा। पहला तो फ़ोन को चलाने में कंट्रोल, क्योंकि वो 12th तक के तो ऐसी पढ़ाई होती है कि दिन भर भी फ़ोन चला सकता है इंसान। ये कलयुग का राक्षस है, ऐसा लगता है मेरे को, है ना? सीए में हाँ। अगर तुमने फ़ोन को ज़्यादा ध्यान दिया तो फिर आगे जाके भी तुम सीए भूल जाना, तुम फ़ोन के साथ ही रहना, वही हो सकता है। और दूसरा, सोना इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट 7 घंटा, क्योंकि तुम अगर दिन भर पढ़ रहे हो और सो नहीं पा रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन अगले दिन शायद फंक्शन ना करे। उसके बाद फिर वही आएगा कि स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे कि दिमाग में चढ़ ही नहीं रहा है। सोओगे तो सारी चीज़ें दिन की जो है कलेक्ट होगी। और सोने के ना सिर्फ 15 मिनट जो दिन भर में पढ़ा सबको याद कर लो एक साथ, क्या क्या पढ़ा सब्जेक्ट वाइज, जो तुमने सवेरे सबसे पहले पढ़ा उसको सबसे पहले याद करो। वैसे कर करके सोने के जस्ट पहले वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो बहुत हेल्पफुल भी होता है, ताकि वो तुम्हें कल भी याद रहता है। बस ये सोने वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर स्लीप लेना तो बहुत ज़रूरी है, और ऐसा साइंटिफिकली बोला गया है कि आप जब सोते हैं ना, तो आपने पूरे दिन भर जो पढ़ा है वो लास्ट में आपके माइंड में फिर फिट हो जाता है। तो आप अगर नॉर्मल मॉर्निंग में उठ के रात में सोते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है ही। और मैं ये बोलूँगी कि हाँ, आप अपना इन्जॉयमेंट करते रहना। मतलब अगर सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो जोन आउट हो जाएंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। 1 महीना किसी से पढ़ाई नहीं होगी ऐसे, और उस वक्त प्रेशर भी बहुत रहता है। तो आप म्यूज़िक सुनिए, वॉक करिए, और एक सेलेक्टिव स्टडी करिए, अपने पॉइंट्स सेलेक्ट करिए। पीएल में भी टाइम रहता है कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट मोमेंट के लिए, रिविजन के लिए उनको रख के रखें। चलो, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सब चीज़ें बताई डिटेल में, और
हम ये एक्सपेक्ट करते हैं पूरे हमारे एक्सेल परिवार की तरफ से कि इंटरमीडिएट में आप लोग ऑल इंडिया रैंक में लेकर आएँ और ऐसे ही हम इंटरव्यू लें आप लोग का इंटरमीडिएट के लिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।